हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी से रिलेटेड का जो हमारी सीरीज चल रही थी उससे रिलेटेड आज हमारी नई क्लास होने वाली है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ऐसी क्लासेस पसंद आती है तो सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आए हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एन ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बोन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है और सॉफ्ट टिश्यूज जो होती है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप सभी को पता है एक्रोमेगेली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है? ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसी प्रकार से आपकी ओवर बोन की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का, वो कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का एग्जाम्पल समझने के लिए आप खली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। खली की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके हाथ और पैर के जो साइज है वो भी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है, एक्रोमेगेली आपके सामने है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एयरबोर्न डिसीज। कौन सी एक प्रकार की एयरबोर्न डिसीज है, यानी कि हवा में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है हवा में फैलने वाली बीमारी किसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है मीजल्स। मीजल जो होती है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से एक इंसान में से दूसरे इंसान में फैल सकती है। जैसे कि आप स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। बाकी जो भी बीमारियां हैं सब फीको ओरल रूट के माध्यम से फैलती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, फीको ओरल रूट के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय द न्यूट्रिएंट एनरिच इट्स वाटर, है ना, वो क्या है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक प्रकार का नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, मतलब कि एक जो नदी है, एक जो लेक है, तालाब है, वो लंबे समय तक क्यों एज मतलब बना रहता है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट का लिक्विफिकेशन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उस पानी के अंदर। तो एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है इट्रोफिटिकेशन। इट्रोफिटिकेशन एक प्रकार की ऐसी स्टेज होती है, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पानी होता है, ठीक है, जिस लेक का, वो अंदर ही अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट के माध्यम से स्वच्छ बना हुआ रहता है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। ए प्लेन प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर टू टीच द लेसन इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेन जिसको बनाकर टीचर क्या करता है, अपनी क्लास के अंदर किसी भी लेसन को पढ़ाता है, तो लेसन प्लान उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेसन प्लान उसको कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, लेसन प्लान मतलब क्या होता है? लेसन प्लान एक प्रकार का ऐसा प्लान होता है जिसको टीचर क्या है, कोई भी क्लास ले रहा है, कोई भी लेसन पढ़ा रहा है, उससे पहले प्लानिंग करता है उसकी, और उसके तहत क्या है, उस चीज को पढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसको कहा जाता है लेसन प्लान। चलिए अब बात करते हैं एमोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। देखिए, एमोबिक डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री बेसिकली होता क्या है, जब व्यक्ति नॉर्मल से कहीं ज्यादा बार क्या होता है, उसको क्या होता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया का भी एक्सट्रीम फॉर्म क्या कहा जाता है, डिसेंट्री को कहा जाता है। तो वो अगर कहा जाए एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिया की वजह से, यानी कि एंटामीबा स्टोलेटिका की वजह से जो डिसेंट्री देखने को मिल रही है, तो उसको कहा जाता है एमोबिक डिसेंट्री। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज डू फैगोसाइटिक एक्शन। देखो, फैगोसाइटिक एक्शन जो होता है वो कौन करता है? तो आपके न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, देखिए बहुत सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोफिल्स होते हैं, ईओसिनोफिल्स होते हैं, लेकिन जो फैगोसाइटिक एक्शन करने का काम किसका होता है? आपका न्यूट्रोफिल्स का होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है, जिसके अंदर एक थ्योरी कही जाती है साइको एनालिसिस थ्योरी। अब सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है, तो साइको एनालिसिस थ्योरी का फादर किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रूड को साइको एनालिसिस थ्योरी का फादर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द टाइप ऑफ ऑटोप्सी डेट इज डन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ फॉर द मेडिकल और लीगल पर्पसेस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा गया है कि एक ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में आपने नाम सुना होगा। जब सीआईडी देते ना, सीआईडी देखते थे
तो सीआईडी के अंदर क्या होता था, डॉक्टर सालुखे जो थे वो एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर थे। तो फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, बेसिकली फॉरेंसिक साइंस एक प्रकार की ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर जब भी आप किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ऑटोप्सी रिपोर्ट का। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट का पता लगा के आप ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की जो डेथ है वो कब हुई है, किस कारण से हुई है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो उसकी स्टडी करने वाली साइंस को क्या कहा जाता है, फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आप तो सभी को पता है पोटेशियम को K+ से डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं पोटेशियम को, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बात करते हैं स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ, स्पर्म का प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सभी को पता है स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम के प्रोडक्शन के वो कहते हैं oogenesis कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है कि स्पर्म का प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड, एक नदी का पानी जब कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, तो उस एरिया को कहा जाता है कैटसमेंट एरिया। क्या कहा जाता है, कैटसमेंट एरिया एक प्रकार का ऐसा एरिया होता है जहां पर नदी का जो पानी है वो वहां पर जाकर क्या होता है, कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका कैटसमेंट एरिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जर्म लाइन थेरेपी किसको कहते हैं। देखिए जर्म लाइन थेरेपी एक थेरेपी होती है जो कि एक प्रकार से हेरिटेबल थेरेपी होती है, जो हेरिटेबल होती है, डिपेंड होती है हेरिडिटी पे। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी जो होती है हेरिटेबल पे डिपेंड होती है आपकी जर्म लाइन थेरेपी। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आपसे जर्म लाइन जीन थेरेपी की वजह से क्या होता है, तो आपको हेरिटेबल आंसर करके आना है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आईसीपी बढ़ने का कौन सा एक कारण नहीं होता है। देखिए आप सभी को पता है आईसीपी बढ़ता है आपकी बॉडी के अंदर, कब बढ़ेगा, जब आपकी बॉडी के अंदर माइग्रेन है, आपके वायरल एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आपके एंसेफेलाइटिस हो जाएगा तब बढ़ेगा, वायरल एंसेफेलाइटिस हो जाएगा, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाएगा तब आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। सब एरेक्नोइड हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज की वजह से भी आईसीपी बढ़ने का कारण होता है। आईसीपी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बात की जाए आपके माइग्रेन हेडेक की, अगर आपको माइग्रेन हेडेक हो रहा है तो वो कोई कॉज नहीं होता है कि जिसकी वजह से आपका आईसीपी बढ़ जाए। बाकी 3 कॉज जो है आपके सामने है जिनकी वजह से आपका आईसीपी जो है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन माइग्रेन हेडेक एक प्रकार का ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से कभी भी आपका आईसीपी बढ़ने की वजह से नहीं होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज ए प्री ऑक्यूपेशन स्टेज ऑफ पगेट थ्योरी। देखिए आपने पगेट थ्योरी तो पढ़ी होगी, पगेट थ्योरी के अंदर भी एक ऐसा स्टेज है जिसको कहा जाता है प्री ऑपरेशन स्टेज। क्या कहा जाता है, प्री ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। तो प्री ऑपरेशन स्टेज आप कितने साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा आपका 2 से 7 ईयर। 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कंसिडर करते हैं आप प्री ऑपरेशन स्टेज। क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज इसको कंसिडर करते हैं। तो सीधे तौर पर आपको याद इसको रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके, कि ऐसी कौन सी मेडिकेशन होती है जो कि पेन मैनेजमेंट का एग्जाम्पल होती है, यानी कि दर्द को मिटाना है, दर्द को मिटाना है, दर्द को ठीक करना है, तो आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो दवाओं का इस्तेमाल तो बहुत सारे करते हैं, जैसे कि बात की जाए एनसेड ड्रग्स होती है, ऑपोइड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आप बात करें इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है मेडिटेशन, यानी कि प्राणायाम करना, योग करना, ध्यान करना। ध्यान करके अगर किसी एकाग्र करके ध्यान को, मेडिकेशन करके, योगा करके अगर आप किसी पेन का मैनेजमेंट करते हैं, दर्द को किसी पर्सन के ठीक करते हैं, तो वो किस प्रकार के मेजर्स में आएगा, तो वो आएगा आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि इसमें किसी दवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर क्या है, इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आप करते हैं, यानी कि आपके ऐसी मेजर्स जिससे कि आप दवा का इस्तेमाल करे के बिना ही आप अपने दर्द को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो वो कहलाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, और इसका एग्जांपल होता है मेडिटेशन। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग इज लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ऐसी कौन सी दवा है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो है वो कम होता है। तो देखिए पैरासीटामोल जो होता है एक प्रकार की ऐसी दवा होती है जो बुखार को ठीक करती है, और है ना, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होता है इसके अंदर एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन क्या होता है, लैक करता है, वो होती है पैरासीटामोल। ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, मतलब कि आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए और अच्छे ग्रोथ के लिए कौन सी एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो आप सभी को पता है न्यूट्रिशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें आप ऐसी फूड के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसका सेवन करने से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए और आपकी ग्रोथ क्या है बहुत ही अच्छी हो जाए। तो न्यूट्रिशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आप ऐसे फूड को कंजप्शन करते हैं जिससे आपकी ग्रोथ और हेल्थ क्या है अच्छी हो सके। अब बात करते हैं ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग इज। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, तो वो एग्जाम्पल किसका है, किस चीज़ को वो सेटिस्फाई करता है ये सब करके। देखिए कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी आमदनी को बढ़ाता है, यानी कि अपनी सैलरी को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ मेहनत करने से वो सैलरी को बढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहा है, ताकि जो उसके पर्सनल मोटिव्स जो हैं, जो उसके जीवन के अंदर जो पर्सनल मोटिव्स है, जो भी उसको करना है, कुछ घर खरीदना है, ठीक है, कहीं घूमने जाना है, तो पर्सनल जो मोटिव्स है उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है ताकि उसकी जो वेल्थ है, जो इनकम है वो बढ़ जाए और वो अपनी पर्सनल मोटिव्स को पूरा करके सेटिस्फाई हो सके। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। देखिए फिश के हार्ट के अंदर कितने चेम्बर होते हैं। नॉर्मल बात की जाए आपके इंसान के हार्ट के अंदर 4 चेम्बर पाए जाते हैं, जिसके अंदर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पाया जाता है। लेकिन बात की जाए फिश के चेम्बर कितने होते हैं। फिश के चेम्बर सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 ही चेम्बर पाया जाएगा, एक लेफ्ट पाया जाएगा और एक राइट पाया जाएगा। 2 ही चेम्बर पाए जाते हैं शिप के हार्ट के अंदर, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में कि चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो गति है वो समय के साथ में चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। देखिए दोस्तों एसेलरेशन क्या कहा जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी गति से मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी मूव करने की गति क्या, या तो गति कम हो जाएगी ये गति ज़्यादा हो जाएगी। तो गति को ज़्यादा और कम करने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन मतलब कि कितनी गति से भाग रहा है वो। तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति की या फिर उस ऑब्जेक्ट की गति या ज़्यादा या कम हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और RRB से रिलेटेड हमारी एक सीरीज भी है, ठीक है, वो सीरीज आप ले सकते हैं, जिसका प्राइस कितना रखा गया है, RRB नर्सिंग ऑफिसर और आपका नर्सिंग बुकलेट, जिसके अंदर RRB नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपके साथ में नर्सिंग की एक बुकलेट आएगी जिसके अंदर आप सभी प्रकार के जो भी क्वेश्चंस है, सभी प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जिसकी क्लासेस भी हम लेकर आते हैं आपके लिए। नर्सिंग बुकलेट है और RRB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मात्र आपको 250 रुपये में मिलने वाले हैं। 250 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता है, 250 रुपये में मिलेंगे आपको। मेरा वादा है आपको, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है, व्हाट्सअप जो चैनल है, व्हाट्सअप जो नंबर है, इसके अंदर आपको मैसेज कर देना है, जिसका नंबर होने वाला है 9351609780। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 9351609730। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो हमारे सपोर्टिव केयर वाले जो हमारे दोस्त हैं वो आपका फ़ोन उठा लेंगे या फिर मैसेज आपका रिप्लाई कर देंगे। और वहाँ पर 250 रुपये में आपको क्या देखने को मिलता है, RRB की क्वेश्चन बुक, RRB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको नर्सिंग बुकलेट देखने को मिलेगी, जिससे आपके हर एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।